मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की उस खबर के साथ जिसकी चर्चा आज दिन भर रही है। रेसलर विनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि बजरंग पूनिया बादली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि बजरंग बादली से आते हैं, लेकिन अब स्थितियां साफ हो गई है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और सिर्फ प्रचार करेंगे। रिपोर्ट देखिए। आज से 5 दिन पहले विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर जब किसानों से मिलने गई थीं, तो उन्होंने कहा था कि वो एक खिलाड़ी हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए चुनाव मायने नहीं रखता। तब विनेश फोगाट से ये भी पूछा गया कि अगर कांग्रेस उन्हें हरियाणा से चुनाव में उतारती है तो क्या वो चुनाव लड़ेंगी। इस सवाल के जवाब में विनेश ने कहा था कि वो राजनीति के बारे में नहीं जानती, लेकिन किसानों का पूरा समर्थन करती हैं। 6 दिन बाद ही विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गयी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की कांग्रेस में एंट्री तभी से तय मानी जा रही थी जब 2 दिन पहले दोनों खिलाड़ी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ फोटो खिंचवाई थी। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। अब तक विरोधियों को पस्त करने की प्रैक्टिस करने वाले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को राजनीतिक सवालों को भी पस्त करने की प्रैक्टिस शुरू करनी होगी, क्योंकि उनके कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि पहलवान आंदोलन एक तरह से राजनीतिक स्टंट था। इसका खुलासा विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होते ही हो गया। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफगोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफगोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। हम बोल नहीं रहे क्योंकि हमको जब बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहलवान आंदोलन की मंशा पर सवाल उठेंगे। ये डर कई लोगों के साथ साथ आंदोलन में विनेश और बजरंग की साथी साक्षी मलिक को भी है। साक्षी मलिक ने बजरंग और विनेश के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर कहा कि कहीं न कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बहन बेटियों की जो लड़ाई थी उसे गलत रूप न दिया जाए। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। तो उनका पर्सनल फैसला है, उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची तो वो उनकी चॉइस है कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिजाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है वो जारी है और मैं सदा इस चीज के लिए काम करती रहूंगी। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने अब तक कुश्ती के मैट पर देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन आज से दोनों राजनीति के अखाड़े में उतर चुके हैं। दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति के अखाड़े में उन्हें वो सहानुभूति नहीं मिलेगी जो कुश्ती के मैट पर रहते हुए मिलती आई है। राजनीति में आने के बाद उन्हें देश की बेटी से पहले कांग्रेस का नेता कहा जाएगा। अब दोनों से पूछा जाएगा कि पहलवान आंदोलन के पीछे क्या वाकई राजनीतिक एंगल था। पूछा जाएगा कि सड़क पर प्रदर्शन करने से लेकर
गंगा में मेडल बहाने की बातें क्या कांग्रेस का टिकट पाने की तैयारी थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। अमित शाह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, ये कभी लौटकर नहीं आ सकता, क्योंकि ये वही विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने पहुंचे। बीजेपी ने इसमें 25 बड़े वादे किए हैं, जिसमें कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए यातायात भत्ता, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को लैपटॉप, 5 लाख रोजगार, अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% कोटा देने का वादा, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर, अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को मुफ्त जमीन जैसे वादे किए गए हैं। मां सम्मान योजना के जरिए हर एक परिवार की सीनियर महिला को 18,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में 10,000 रुपए दिए जाने की भी घोषणा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है। धारा 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है, अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ। धारा 370 इतिहास बन गई है और हम इसे कभी आने नहीं देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर आतंकवाद के प्रति नरम रुख करने के आरोपों को लेकर प्रहार किया। अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर कांग्रेस से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को मौन सहमति दी है? राहुल गांधी बताएं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से वो सहमत हैं या नहीं? क्या वो धारा 370 कश्मीर में दोबारा लाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है और ये कभी लौट कर नहीं आ सकता। अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो 40,000 लोग आतंक की बलि चढ़ गए, उस पर नई सरकार बनने के बाद एक व्हाइट पेपर लाया जाएगा, ताकि पता चले कि उन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था। कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। ब्लेम गेम चलता है। जम्मू कश्मीर में जो 40,000 लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? अभी तो राष्ट्रपति शासन था, हम कुछ करना नहीं चाहते थे, मगर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हम एक व्हाइट पेपर घोषित कर ये आतंकवाद फैलाने वालों की, उसके पोषण करने वाले की जिम्मेदारी तय करेंगे। अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला भी बोला और कहा कि कश्मीर में 370 के कारण रिजर्वेशन संभव नहीं था। मोदी सरकार ने 370 को हटाया और आरक्षण संभव हुआ। पहले गुज्जर बकरवाल को जो आरक्षण नहीं मिलता था, अब वो मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज SC वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, OBC का आरक्षण बढ़ाया गया है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था, उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने NC का एजेंडा देखा है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चुनाव का नतीजा जो आए वो आए,
हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद पर प्रहार के साथ जम्मू और कश्मीर में विकास कार्य भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद के साथ हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे। एक बार फिर बांग्लादेश में 15 साल के हिंदू लड़के की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि बांग्लादेश की पुलिस अभी इस लड़के की मौत से इनकार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के कई अल्पसंख्यक संगठनों का यह दावा है कि ईश निंदा के आरोप में इस बच्चे की मॉब लिंचिंग की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू लड़के की हत्या। बांग्लादेश पुलिस और सेना के सामने हुई लिंचिंग। मोहम्मद यूनुस ने क्या ये वीडियो नहीं देखा? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच एक बहुत डराने वाली तस्वीर सामने आई है। बांग्लादेश के तीसरे सबसे बड़े शहर खुलना में एक हिंदू लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया गया कि हिंदू लड़के ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था। इससे गुस्साए भीड़ ने हिंदू लड़के को घेर लिया। भीड़ उसे उठाकर खुलना के डिप्टी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लेकर पहुंची। सिर्फ 3 घंटे में डिप्टी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। पुलिस और सेना के जवानों के सामने उसकी बुरी तरह पिटाई की गई और भीड़ के हत्थे चढ़े 18 साल के हिंदू लड़के की मौत हो गई। ये पूरी घटना 4 सितंबर की बताई जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नकारा। मोहम्मद यूनुस ने हमले को राजनीतिक बताया। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से कई ऐसी खबरें और वीडियो आए हैं जब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, उनके गांवों में आगजनी की गई, घेर कर उन पर हमले हुए, यहाँ तक कि मंदिरों को भी टारगेट किया गया। लेकिन अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने नकार दिया है। एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये हमले सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसे लेकर बात की। इन हमलों के कई आयाम हैं। जब शेख हसीना और अवामी लीग के अत्याचारों के बाद देश में उथल पुथल मची और जो लोग उनके समर्थक थे, उन्हें इसका सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों की हालिया घटनाओं पर भारत अपनी चिंता पहले ही जाहिर कर चुका है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की 8% आबादी हिंदुओं की है। दावा किया जाता है कि हिंदुओं की आबादी शेख हसीना की अवामी लीग की समर्थक है और शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अब तक अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें
बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। हालांकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने खारिज कर दिया है और इन हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बात कही है, जबकि भारत के साथ ही अमेरिका भी इन हमलों की निंदा कर चुका है और हमलों को लेकर दुनिया के कई देश अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं देश में एक नए जिहाद की चर्चा है, फ्लड जिहाद, जिसमें असम में फ्लड जिहाद शुरू होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप खुद असम के सीएम ने लगाए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मालिक और कुलपति महबूब उल हक पर फ्लड जिहाद का आरोप लगाया है। आखिर क्या है फ्लड जिहाद, आइए जानते हैं। असम में अब एक नए तरह का जिहाद शुरू होने का आरोप लगाया जा रहा है और ये है फ्लड जिहाद। जिहाद का ये नया शब्द किसी आम आदमी या संगठन ने नहीं बल्कि एक चीफ मिनिस्टर ने कहा है। वही हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जो असम में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, जो असम में नया मुस्लिम मैरिज कानून बना चुके हैं, जो असम विधानसभा में 2 घंटे का जुमा ब्रेक का नियम समाप्त कर चुके हैं। अब उन्हीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि असम के खिलाफ फ्लड जिहाद की साजिश रची गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने USTM यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मालिक और कुलपति महबूब उल हक पर आरोप लगाया था और कहा था कि महबूब उल हक गुवाहाटी में बाढ़ जिहाद की साजिश के लिए जिम्मेदार हैं। 9 अगस्त को हेमंता ने सैटेलाइट तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया USTM ने अपने परिसर को समतल करने के लिए पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। इससे गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर जल भराव हुआ था। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फ्लड जिहाद की बात क्यों कही, तो उन्होंने बताया कि USTM कैंपस में जिस तरह से पहाड़ों को तोड़ा गया वो गुवाहाटी में आर्टिफिशियल फ्लड यानी कि कृत्रिम बाढ़ की वजह बना। हालांकि हेमंत के इस फ्लड जिहाद वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया और एक जलसे में कहा कि असम में बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों को हर बार जलील किया जाता है। जब असम में बाढ़ आती है तो कहा जाता है जिहादी सैलाब आया है। Since 2005, Assam is consistently saying that rampant hill cutting surrounding Guwahati, more particularly in the Jorabat area, is responsible for artificial floods in Guwahati. जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। हेमंता ने जो सैटेलाइट तस्वीरें साझा की हैं, उसमें USTM कैंपस में पहाड़ों पर क्या बदलाव हुए हैं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि USTM कैंपस के चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां थी। कहीं कोई कंस्ट्रक्शन, कोई तोड़फोड़ नजर नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर में USTM कैंपस में एक तरफ पहाड़ियों की चोटियां गायब नजर आ रही हैं, यानी कि वहां पर पहाड़ काटकर मैदान बना दिया गया। इसीलिए सीएम हेमंत का आरोप है कि पहाड़ों पर हुई तोड़फोड़ की वजह से पहाड़ों के बरसाती नालों का रुख गुवाहाटी की तरफ हो गया और गुवाहाटी 2 दिनों तक पानी में डूबा रहा। उधर महबूब उल हक ने भी अपनी बात कही है। फ्लड जिहाद वाले बयान के बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या पिछले महीने असम में आई बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक मैन मेड साजिश थी। क्या गुवाहाटी को किसी साजिश ने डुबोया? क्या असम को डुबोने के लिए पहाड़ों के बरसाती नालों का रुख गुवाहाटी की तरफ मोड़ दिया गया? क्या गुवाहाटी की जनता 2 दिनों तक पानी में इसीलिए डूबी रही क्योंकि असम से सटे मेघालय में फ्लड जिहाद को अंजाम दिया गया? मेघालय सरकार ने
हिमंता के संगीन आरोप की जांच करने का फैसला किया है। असम और मेघालय के अधिकारियों की ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में चल रहे ऑपरेशन में 25 टीमें भेड़ियों को खोज रही हैं। वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं। 18 एक्सपर्ट्स हैं जो साथ काम कर रहे हैं। तो साथ ही पीएससी की 2 बटालियन यहां पर तैनात की गई है और 50 गांव में दिन रात पेट्रोलिंग की जा रही है। फिर भी ये भेड़िए हैं कि मिल नहीं रहे और इनका आतंक खत्म नहीं हो रहा। क्या वजह है आखिरकार कि क्या भेड़ियों की प्लानिंग के आगे इंसानों की प्लानिंग फेल हो गई है? रिपोर्ट देखिए। रात में भेड़िया दबे पांव आता है। किसी ना किसी पर हमला कर जाता है। सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं। भेड़िया पकड़ में ही नहीं आता है। ये भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में। देखिए निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए देखिए। उत्तर प्रदेश में जंगलों से निकलकर गांव में, खेतों में और अब शहरों की ओर भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है। 10 मार्च से अब तक एक महिला समेत 9 बच्चों को नरभक्षी भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया। बड़ी संख्या में लोगों पर